नमस्कार, ये है नारी शक्ति। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, बचपन से ही हम पढ़ते आए हैं गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु की तुलना उस कुम्हार से की गई है जो अपने हाथ का सहारा देकर ठोक पीट कर एक अनगढ़ मिट्टी को भी एक घड़े के रूप में परिवर्तित करता है, उसे पकाता है और वो जो मूल्यहीन मिट्टी होती है घड़ा बनने के बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसी ही भूमिका हमारे जीवन में गुरु की होती है। गुरु हमें ज्ञान और शिक्षा का प्रकाश देता है, वो हमारे व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करता है। इसीलिए गुरु की महिमा गाई गई है और कहा गया है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। यानी ईश्वर से भी ऊपर गुरु का दर्जा माना गया है। लेकिन आज का जो ये समय है, इसमें बहुत से सवाल भी उठते हैं गुरु को लेकर, और संवेद में एक प्रश्न उठता है कि क्या वाकई वैसे गुरु आज भी हैं? और इन प्रश्नों के बीच एक चेहरा फिर उभरता है, और ये चेहरा है डॉक्टर उषा खरे जी का, जो कहता है कि हाँ, इस बदलते समय में भी ऐसे शिक्षक हैं जिनके भीतर आप सच्चे गुरु के दर्शन कर सकते हैं। उषा जी के विषय में हम बताएं कि आप सन 1985 से शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं और वर्तमान में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहांगीराबाद भोपाल में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं। और विशेष बात ये कि एक बहुत लंबी उनकी यात्रा रही है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सा काम उन्होंने किया है और तमाम तरह की उपलब्धियां उनके हिस्से आई हैं। यहाँ हम विशेष रूप से बता दें कि सन 2017-18 में उन्हें बेस्ट टीचर का राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया। हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ट्वीट करके उनके कार्यों की सराहना की। प्रादेशिक स्तर पर भी हम बात करें तो माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा 3 बार आप पुरस्कृत हुई हैं और एक विशेष मंच पर आपकी उपस्थिति बनी है। वो मंच था कौन बनेगा करोड़पति का, और इस मंच पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के हाथों आप पुरस्कृत हुई। कर्मवीर अवार्ड से आपको नवाजा गया। तो इस तरह से बहुत सी उपलब्धियां आपके खाते में हैं, आपके हिस्से हैं, और आज उषा जी हमारे स्टूडियो में हमारे बीच उपस्थित हैं। नमस्कार उषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। आपको अपने बीच पाकर हम बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और चूँकि मैंने गुरु की बात की तो मुझे लगता है, हृदय से ये लगता है कि आपके भीतर जो उपस्थित गुरु तत्व है, जिसने आपको एक लीक से हटकर काम करने के लिए प्रेरित किया, उस गुरु तत्व को सबसे पहले नमन करते हैं हम। और आज की चर्चा मैं शुरू करूं उसके पहले हमारे जो दर्शक हैं उनको हम बताते हैं कि आपने बहुत सा नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में किया है और बहुत सी लड़कियां जिनकी पढ़ाई छूट जाती है उनको भी आपने दोबारा स्कूल की तरफ लेकर आप आई, आपने मोड़ा है। तो ये जो नवाचार का सिलसिला था वो किस तरह से शुरू हुआ और वो कौन सी बात थी जिसने आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित किया? जी जी, धन्यवाद आपका। आपने मुझे काफ़ी अतीत में ले गई आप पहले प्रश्न में जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये तो मेरे खून में है। अच्छा। हेरिडिट्रिकल, अगर अनुवंशिकी की दृष्टि से देखें तो मेरे पिताजी हेडमास्टर थे, माताजी गृहिणी थी। हम सारे भाई बहनों को एक ही काम था कि घर के सारे काम करना है, उसके बाद बहुत अच्छे से शिक्षा ग्रहण करनी है, घर में अपना पूरा होमवर्क करना है और हमेशा क्लास में अव्वल आना है। क्या बात है। ये तो घर का वातावरण था। क्योंकि पिताजी बहुत सम्मानित शिक्षक थे, जहाँ से वो निकलते थे लोग पैर छूने उनके दौड़ते थे, लोग घड़ी मिलाते थे, उनको देखकर समय के इतने पाबंद थे। जी जी। तो जब मैंने उनको आँख खोली और जब मैंने उनको सम्मानित तरीके से डेडिकेशन, पूरे त्याग भाव से समाज में बच्चों की सेवा करते देखा, तो मेरा मतलब बचपन भी उसी वातावरण में पला बड़ा हुआ और वो मेरे मन मस्तिष्क पर ऐसी अमिट छाप छोड़ी उसने कि मैंने और मेरी माताजी ने तय किया कि बड़े होके हम शिक्षक बनेंगे, टीचर बनेंगे। और जब टीचर बन गए तो फिर ऐसा लगा जैसे सब कुछ मिल गया। और फिर कोशिश रही कि पिताजी के बताए हुए पद चिन्हों पर चले और समाज में
उन बच्चों के लिए जो हमारे पास जिनके माता पिता कक्षा में अपने बच्चे छोड़ देते हैं, तो एक शिक्षक की भूमिका में एक पालक बनकर उन बच्चों की उपलब्धि के स्तर को बढ़ाने के प्रयास शुरू किए। देखिए, आपने जब कहा उषा जी कि हमने अपने माता जी से कहा कि हम तो टीचर बनेंगे, और ये कहते हुए आपके चेहरे पर जो चमक, जो रौनक मैंने देखी, तो हम समझ सकते हैं कि जब तक किसी पेशे के लिए, किसी काम के लिए इस तरह का आपके भीतर उत्साह न हो, इस तरह का आदर न हो, तब तक आप लीक से हटकर इस तरह से काम कर भी नहीं सकते हैं। तो आपने अपने स्कूल का कायाकल्प किया, बहुत सा नवाचार किया, तो हम यहाँ जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन सी बातें थीं जो आपने अपने स्कूल में नई की या करवाई। जी जी, देखिए, सफ़र शुरू हुआ था 1985 से। सबसे पहले एक बहुत ग्रामीण क्षेत्र में हमें काम करने का मौका मिला था। कक्षा 1, 2, 3, 4 पढ़ाने का अवसर मिला था। वहाँ भी हमारे प्रयास थे कि हम मतलब उन बच्चों को भी बेसिक जो उनका फंडामेंटल है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके बाद आपने जो प्रश्न किया है, शायद मुझे लग रहा है 2011 के आसपास की बात है। जब मैं एक प्राचार्य की भूमिका में संकुल प्रिंसिपल बनकर जहांगीराबाद, भोपाल का सबसे क्राउड वाला क्षेत्र, जो बीच बाजार में स्कूल है और चारों तरफ से मतलब समझिए आप, मतलब ऐसा सेंसिटिव थोड़ा सा माना जाता है। वहाँ जब काम करने का प्राचार्य की भूमिका में मुझे अवसर मिला, तब मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे मन मुताबिक बिल्कुल सही जगह है। जी, छात्राओं की संख्या बहुत कम थी स्कूल में, तो पहला तो अपना लक्ष्य था कि नामांकन बढ़ाया जाए, बच्चों की उपस्थिति बढ़ाई जाए, पर माता पिता भी मतलब जागरूक नहीं थे। कहने को राजधानी था, सेक्रेटरिएट और राजभवन के बिल्कुल करीब था, पर माता पिता में जागरूकता बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, तभी डिजिटल लिटरेसी और 21वीं सदी के बड़े बड़े चैलेंजेस की शुरुआत हो रही थी। तो चूंकि इसके पूर्व में मैं बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं में रही हूँ, राज शिक्षा केंद्र में भी मैं 3 साल रही, 14 साल मैंने बीएड कॉलेज में बीएड एमएड के शिक्षकों को मनोविज्ञान विषय पढ़ाया। तो फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करना और कैसे करना है, ये समझ मेरे अंदर थी, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी में एमए भी किया है। तो जब मैं यहाँ प्राचार्य के रूप में आई, तो मुझे लगा कि अब पहले माता पिता पर काम किया जाए। अच्छा। उनकी दादियों नानियों पर काम किया जाए, क्योंकि हम जब तक उनको विश्वास में नहीं लेंगे, वो छात्राओं को स्कूल नहीं भेजेंगी। और यदि एक बच्चा स्कूल निरंतर प्रतिदिन नहीं आता है, तो हम शिक्षा देंगे किसको? बिल्कुल। तो हमारे लिए यहाँ से यात्रा शुरू हुई और धीरे धीरे करके सारी मतलब यानी परिस्थितियाँ, कौन बनेगा करोड़पति तक जाकर पूरे भारत ने, या यूं कह लो काफ़ी लोगों ने उसको देखा और सराहा। तो मैं तो ईश्वर को धन्यवाद दूंगी कि उसने मुझे इस नेक काम के लिए चुना और मुझे शक्ति दी कि मैं बालिकाओं के विकास के लिए अपना योगदान दे सकूं। जिला भोपाल, प्रदेश मध्य प्रदेश, और ये है यहाँ की गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर उषा खरे। अपने प्रयासों से डॉक्टर खरे ने छात्राओं को 4000 टैब्स अलॉट किए। सरकारी स्कूलों में डिजिटल एजुकेशन की तरफ बच्चों को ले जाना आज के युग में संभव नहीं था। हम लोगों ने डिजिटलाइज्ड एजुकेशन शुरू की है, जिसके इस्तेमाल से वो बाहर की डिजिटल दुनिया से बखूबी जुड़ पा रही हैं। डॉक्टर खरे ने पढ़ाई के साथ स्कूल में सेल्फ डिफेंस, पेंटिंग, मूर्ति कला इत्यादि पर भी ध्यान दिया है। एक शिक्षक के तौर पर डॉक्टर खरे अपनी सभी छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मेरी प्रत्येक बालिका खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े और हमारे प्रदेश का नाम रोशन करे। डॉक्टर उषा खरे को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। सरकारी स्कूल में देखिए, निजी स्कूलों के साथ जो प्रतिस्पर्धा होती है, जो एक गैप महसूस करता है एक आदमी, उसको किस तरह से आपने पाटा? जी देखिए, कंपटीशन तो होता है। सरकारी स्कूलों को बहुत हे दृष्टि से देखा जाता था। 2014 तक की मैं बात बता रही हूँ कि ऐसा लगता था कि मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा, तो माता पिता भी बहुत गर्व फील नहीं करते थे। वो बच्चे को भी कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल प्रेशराइज किया जाता था कि अब कुछ नहीं मिला तो यहाँ पढ़ो। तो मेरा यही विजन था, यही चैलेंज था मेरा कि मैं एक सरकारी स्कूल में हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की भूमिका में आई हूँ। इसको एक ऐसा आइडियल स्कूल बनाऊंगी कि ये एक उदाहरण नज़ीर पेश
करेगा। तो मैंने यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम भी किया। जी। हमारे शिक्षकगण में उनका हाँ, हाँ। धन्यवाद दूंगी, प्रणाम करूंगी कि उन लोगों ने इसमें मुझे सहयोग दिया। कई टीचर ऐसे हैं जो किसी और विषय के थे, होम साइंस विषय के व्याख्याता थे, पर अंग्रेजी का कंधे पे भार संभाला। क्या तो जैसे बात है। ही मैंने इंग्लिश मीडियम शुरू किया, सबके सहयोग से अच्छी उपस्थिति और अच्छा नामांकन बढ़ा हमारा। जी। फिर डिजिटल लिटरेसी में मैंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से सबसे पहला MOU किया। हाँ, हाँ। जब हमने मल्टीनेशनल कंपनियों के संपर्क में आकर उनकी CSR के तहत अपने स्कूल को दर्ज करवाया, यह जगह जगह जाके प्रचार प्रसार किया, चिट्ठियां लिखी, विधायक सांसदों से लेकर सभी से हमने गुहार लगाई कि ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ बालिकाओं को शिक्षा के लिए जो मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उन सब की डिवाइस का होना जरूरी है। तो फिर मुझे ईश्वर की कृपा से बहुत सारी सुविधाएं कई मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ काम करके प्राप्त हुई। और आज की स्थिति ये है मैडम कि 5 मल्टीनेशनल कंपनियां मेरे विद्यालय में काम कर रही हैं। क्या बात है। और इस समय मैं कैसे बताऊं आपको, कहते हुए मुझे बेहद गर्व हो रहा है। मैं बड़े गर्व से बताना चाहूंगी कि रोबोटिक्स लैब, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए नए शब्द और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, इन सब में मैं हजारों लड़कियों को दक्ष कर चुकी हूँ। क्या बात है। लड़कियां ही नहीं, उनकी माताओं को भी मैं सर्टिफिकेशन कोर्स निःशुल्क करा चुकी हूँ। अच्छा। इवन दादियों और नानियों को बुलाकर मैंने उनको अच्छा। मोबाइल की बेसिक जानकारियां दी हैं और सभी को एक परिवार के रूप में जोड़ा। कोशिश की कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नई 21वीं सदी की बातें आप तक पहुंचे, आप पढ़ाई में रुचि लें, आगे बढ़े। जॉब ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट के सारे प्रोग्राम मैंने विद्यालय में कोशिश की चलाने की और मुझे सफलता दर सफलता मिलती गई, तभी तो मैं आपके सामने बैठी हूँ आज। बिल्कुल। तो ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम आपने चलाए जिससे जो लड़कियां हैं वो व्यावसायिक रूप से अपने किसी पेशे को अपना सकें, और कितनी बच्चियों को इससे फायदा हुआ है, ये भी हम जानना चाहते हैं। जी जी। तो देखिए, सबसे पहला था हमारा डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, जिसमें एक 3 महीने का सर्टिफिकेशन कोर्स था। उसको करने के बाद ऑनलाइन एग्जाम देना होता था। और माइक्रोसॉफ्ट एक बड़ी रेपुटेड कंपनी है, वहाँ से सर्टिफिकेशन आता था। तो लड़कियों को मैंने 9th, 10th, 11th, 12th के दौरान कक्षाओं में, समर वेकेशन में, रेगुलर वे में उस कोर्स के सर्टिफिकेशन में काफ़ी छात्राओं ने 13, 14, 15 में एडमिशन लिया। बहुत सी छात्राओं ने जल्दी जल्दी 3-3 महीने में कंप्लीट करके सर्टिफिकेशन प्राप्त किया, और वो उनके लिए एक बड़ी योग्यता का वो बन गया कि तभी बहुत नीड भी थी। चाहे वो हॉस्पिटल में पर्ची बनाने का काम हो, चाहे गैस की टंकी फिल करने का काम हो, चाहे कहीं बिग बाजार में हो। तो मेरी इन छात्राओं को छोटी छोटी जॉब मिलना शुरू हुई। उनकी माताओं को निःशुल्क हमने जोड़ा। उनकी माताओं ने सीखा, सर्टिफिकेशन मिला, उनको जॉब मिला। और ये कह लो कि कोरोना काल जैसा जब समय थोड़ा आगे आया, इन बच्चियों ने ऑनलाइन काम करके अपने परिवार चलाए हैं। जब माता पिता के ऑटो बंद हो गए, ठेले बंद हो गए, जब उनके व्यवसाय रुक गए, तब हमारी छात्राओं ने इतनी हुनर वाली वो लड़कियां, किसी ने चूड़ियां बनाकर, किसी ने दिए और मटकियां रंगकर, किसी ने कुछ घरों से बहुत सारे स्किल्स जो स्कूल में सिखाए गए थे उन पर काम किया और प्रोवाइड करके अपने परिवार के लिए धन का उपार्जन किया और परिवार चलाए। बाद में जब उनके माता पिता ने आके ये किस्से सब बताए, जब लड़कियों ने आके अपनी दयनीय स्थिति बताई कि मैडम ऐसी नौबत थी, अगर ये नहीं स्कूल में मिला होता तो फिर हम इस कोरोना काल को कैसे निकाल पाते। तो ये सब रहा मैडम। बहुत ही सुंदर बात। एक विपरीत परिस्थिति में देखिए, कहा जाता है ना कि पढ़ाई लिखाई शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो वो जो आपने सिखा दिया बच्चों को, ऐसे कठिन समय में, कोरोना काल में जब माता पिता की नौकरी नहीं रही, तब बच्चियों ने घर को संभाला, कितनी बड़ी बात है ये। वास्तव में एक बड़ा काम था। और छोटी छोटी बच्चियों ने 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की बच्चियों ने पढ़ाई के साथ साथ ये हुनर सीखे और परिवार को चलाया। अच्छा उषा जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपका जब आत्मवृत्ति या परिचय मेरे सामने था तो बहुत से अवार्ड की उसमें का जिक्र था। ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जिसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं करती।
श्रम का संदेशो लाई भोरे की चिड़ैया। तो जो आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है जी। या माननीय प्रधानमंत्री जी का जिक्र उसमें आता है कि जी। उन्होंने ट्वीट किया आपके जी, लिए जी। और माननीय राज्यपाल महोदय ने आपको 3 बार पुरस्कृत किया, तो इस पर विस्तार से आप एक जानकारी दें कि कब किस तरह से ये आपको सम्मानित किया गया। देखिए, सबसे कहते हैं ना कि अगर आपके कामों की कोई आकलन करता है, मूल्यांकन करता है और अगर प्रोत्साहन देता है तो निश्चित रूप से आपको 4 गुना काम करने का बल प्राप्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2001 में मुझे पहली बार गवर्नर अवार्ड मिला हाँ। और उस गवर्नर अवार्ड के बाद मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में अगर काम किया जाता है तो रिकॉग्निशन तो होता है और मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। 2001 के पहले अवार्ड से 17 के बीच में 18 तक 17 साल का गैप था। पर मैं तो आपको ये बताना चाहूँगी कि 1985 से जब मैंने कक्षा 1 को पढ़ाना शुरू किया था तब से लेकर आज तक मेरी वही मतलब दिनचर्या है। किसी भी दिन ना तो मुझे ऐसा लगा कि आज मैं रेस्ट कर लूं या ऐसा लगा कि आज मैं किसी बच्चे का भला ना करूं या आज तो मुझे कुछ नहीं करना है। तो यही मतलब मैं तो रोज ही अपने आप को पुरस्कृत करती रही। जब बच्चों की आंखों में मैं चमक देखती थी और जब बच्चों की खुशी और जब बच्चों का सेटिस्फेक्शन मेरे सामने आता है, चाहे वो क्लासरूम के माध्यम से, चाहे उनकी सेवा या उनको कुछ उपलब्ध करा के, और जब बच्चों का निश्चल मन उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके उनकी खुशी में परिवर्तित होता है, तो मुझे लगता था कि मुझे आज भी अवार्ड मिल गया, अभी अवार्ड मिला। तो दिन प्रतिदिन इतने अच्छे वातावरण में काम करती गई 2018 में 18 के पहले मैडम मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी, एक राष्ट्रपति पुरस्कार का अलग प्रोसीजर था और 2018 में चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अचानक एक दिन मेरे सामने आया हमारे किसी अधिकारी का फोन कि वो इस साल की चयन प्रक्रिया कैंसिल हो गई है, अब जो आया है एक बड़ा कठिन सा फॉर्मेट है, आप भर दो। तो मैंने कहा सर मैं नहीं भरती, बहुत हो गया। तो बोले नहीं आप भर दो। तो मैंने अपने जो हमारे साथ काम करता था धीरज, उसको बताया और धीरज बोला मैडम ये तो आप पूरा फुलफिल कर रही हैं, आपका तो नेशनल लेवल पर इतने सारे आपके पेपर पब्लिश हैं, आपने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, इतने सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाए हैं, कक्षा 1 से 12 तक की किताबों में आप लेखक के रूप में रही हैं और इतने कहीं कविता, कहीं उपन्यास, दुनिया जहान की आपने सृजन किया है, तो ये इसके तो बहुत सारे मार्क्स हैं, आप भर दीजिए। फिर उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह। तो 1995 से लगातार मुझे विभाग ने एक समन्वयक के रूप में ट्रेनिंग का प्रभारी बना रखा था। तो मैंने हर सेगमेंट पर करीब करीब ट्रेनिंग शिक्षकों को दी है। तो बोली वो भी आपके पास बहुत है, रिजल्ट भी आपने बहुत अच्छा दिया है और बहुत सारे नवाचार, चाहे वो विज्ञान के हों, चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में हो, चाहे कहीं भी आपने किए हैं। तो फिर वो मेरे उसने बच्चे ने भर दिया, मेरा फॉर्म भर दिया। मेरे हस्बैंड ने भी मोटिवेट किया, बोले नहीं तुम भरो, तुम्हारा तुम डिजर्व करती हो। तो सबकी शुभकामनाओं से मुझे फॉर्म भरने के बाद जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर चयन होके दिल्ली में प्रेजेंटेशन के लिए हम 6 लोगों को बुलाया गया। वहाँ मेरा प्रेजेंटेशन हुआ 10 मिनट का। 9 मिनट के बाद वार्निंग बेल बजना थी। तो सबसे पहली लाइन मैंने यही कही थी उनसे कि मैंने जिंदगी में इतने सारे काम किए, इतना मतलब कोशिश की और मैं 9 मिनट में कैसे समेटूंगी। तो वो बोले आप तो बोलिएगा, आप फास्ट बोलिए। तो मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया और आप सबकी दुआओं से 6 लोग हम लोग गए थे, पर उसमें मेरा मध्य प्रदेश से अकेले चयन हुआ। जब अकेले चयन हुआ तो निश्चित रूप से मतलब वो बड़ी उपलब्धि मानी गई। और 5 सितंबर को ये अवार्ड माननीय राष्ट्रपति जी आउट ऑफ इंडिया थे, तो माननीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के कर कमलों से दिया जाना था। उसके एक दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पीएम हाउस में हम लोगों का, जो ऑल ओवर इंडिया से 45 लोग सेलेक्ट हुए थे, भोज रखा। क्या बात है। लंच पर हमें बुलाया गया जी। और थोड़ी सी बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी। जब लंच पर हमें बुलाया गया
तो अब प्रधानमंत्री जी से मिलकर तो रोमांचित कौन नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो उस समय हम लोगों को जब ऐसे पूरा बिठाया तो बोले कि हर किस ऐसे कितने स्टेट हैं जहाँ से एक एक सिलेक्शन हुआ है। तो मैं चूंकि मध्य प्रदेश से अकेली थी तो मैंने भी हाथ उठाया। फिर बताइए, हमसे बोले बहन जी आप कुछ अपने मध्य प्रदेश का बताइए। अच्छा, उसी दौरान हम लोग एक विशेष प्रोग्राम था CCLE, हमारा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग एंड इवैल्यूएशन पर हम लोग काम कर रहे थे। तो मैं जब खड़ी हुई तो पहले मैंने अपना परिचय दिया, अपने स्टेट का, अपने काम का ब्यौरा दिया 2-3 मिनट में। फिर हमने उनको बताया कि माननीय इस समय हम मध्य प्रदेश की कक्षाओं में जुलाई के महीने में सबल भारत का निर्माण करने की गतिविधियां कर रहे हैं। अगस्त के महीने में हम गौरवमयी भारत के निर्माण की गतिविधियां कर रहे हैं। हम लोग सितंबर में प्रखर भारत के निर्माण की गतिविधि कर रहे हैं। अक्टूबर के महीने में प्रतिभाशाली भारत बनाने के लिए गतिविधियां कर रहे हैं। और नवंबर के महीने में समर्थ भारत की गतिविधियां कर रहे हैं। दिसंबर के महीने में हम संकल्पित भारत की, और जनवरी के महीने में हम लोग संकल्पित के साथ साथ बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने के लिए संस्कारित भारत की गतिविधियां करके रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट निकालने वाली गतिविधियों से हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 बार तालियां बजाई और बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां दी और कहा कि आप अपनी गतिविधियां और अपने कार्य ऐसे ही जारी रखिए और प्रदेश को, देश को आपका लाभ मिलेगा। बिल्कुल। देखिए, आपने यूं बताया कि हमारी आंखों के सामने वो पूरा दृश्य, ऐसा लगा हम आपके शब्दों के माध्यम से उस दृश्य को देखने लग पड़े। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण पड़ाव आपकी ज़िंदगी में आया जब आप KBC कर्मवीर में शामिल हुई। जी, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा आपकी रही। जी। और इस मंच पर उपस्थित होते ही देश के साथ विदेशों में भी आपका एक नाम हुआ। तो ये भी हम चाहते हैं कि उस याद को भी आप हमारे साथ साझा करें कि किस तरह से वहाँ पहुँचना हुआ। जी, जब राष्ट्रपति पुरस्कार हम लोगों को मिला था तो वहाँ भी एक मेरिट बनी थी। जी। और उस मेरिट के तहत भी हम लोगों को बहुत सारे असाइनमेंट दिए गए थे। तभी नई शिक्षा नीति पर काम चल रहा था। जी। तो 2018 के बाद 2020 तक हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर से जो असाइनमेंट दिए जा रहे थे NEP के ऊपर, उस पर हमने कोशिश की ईमानदारी से काम करने की। और कई हमारे प्रेजेंटेशन नेशनल लेवल पर हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे काम का प्रतिफल था वो कि मैं सोनी टीवी द्वारा भारत शासन से कुछ नाम मांगे गए थे कि हमें KBC के जो 4 दिन बच्चे खेलते हैं और 5वें दिन हम जिनको बुलाएंगे वो शिक्षक होंगे और ऐसे शिक्षक होंगे जिन्होंने कुछ अलग किया हो या हटके किया हो या तो उनको कर्मवीर अवार्ड मिलेगा। नाम ही बहुत बड़ा था। और सोनी टीवी और फिर ऊपर से माननीय वो आदरणीय अमिताभ बच्चन जी, सदी के महानायक जी का प्रोग्राम। तो जब जून के महीने में मेरे पास पहला फ़ोन आया कि मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूँ और आपका चयन फ्राइडे शो कर्मवीर के लिए हुआ है, तो आपसे विस्तार से बात कब हो सकेगी। तो मैं घबरा गई, कल्पनाओं में नहीं था, कल्पना से परे चीज़ थी। जी जी। तुरंत मैंने अपनी बेटी को फ़ोन लगाया, लंदन में है वो। हमने कहा बेटा ऐसा ऐसा फ़ोन आया। हमारे दामाद ने तपाक से कहा मम्मी जी कोई अपना अकाउंट नंबर नहीं देना बिल्कुल बात नहीं करना, फ्रॉड चल रहा है ये, आपको कैसे आपको बोले वो आपसे पैसे ऐंठ लेंगे और फिर आपका ऐसा होगा वैसा होगा। तो प्रिकॉशनेबल उन्होंने हमें मना कर दिया। जब दूसरे दिन फ़ोन आया तो हमने कहा नहीं हम ऐसे कैसे आपको अपने बारे में बताएं, आप बताइए आप कौन है, पहले अपनी ID भेजिए, ये करिए वो करिए, 10 बातें मैंने। तो वो लोग हंसने लगे और बोले मैडम आप सर्च कर लीजिए, हम लोग ओरिजिनल KBC से हैं और आपका चयन हुआ है। तो मैडम वो बड़ा रोमांचित पल था और वो बड़ी लंबी सी कहानी है, अगर आप और कुछ पूछना चाहें तो उसके बीच में मैं जरा सा और बताऊंगी। जी जी। तो वो तो हमने देखा भी शो में जिस तरह से आप उस खेल में भाग लिया आपने और 25 लाख रुपए की राशि आपने जीती और वो राशि अपने स्कूल को आपने दान किया, है ना। और इसके अलावा यूनिसेफ के साथ भी आपने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काम किया है। स्वच्छता एम्बेसडर आप रही हैं, ब्रांड एम्बेसडर आप रही हैं, अभी भी हो। हाँ, और स्वीप आइकॉन आप रही
ही मतदाता जागरूकता के हाँ, उसमें दोनों इलेक्शन तो किए। बिल्कुल, तो बहुत सा एक काम आपका रहा है, लगातार चल रहा है। और एक चीज़ अभी बीच में आपने जिक्र किया कि आप लिखा भी करती थी। तो मेरे मन में एक लोभ ये रहा कि अगर आप कविताएं लिखती थी तो एक कोई कविता हमारे दर्शकों के लिए आप ज़रूर प्रस्तुत कर दें। बिल्कुल, मैं आपको सुनाती हूँ। अच्छा, केबीसी के मंच पर भी मैंने अमिताभ, चूँकि बोमन रानी जी भी हमारे साथ खेल रहे थे, दो महानायक के साथ में, जब केबीसी के उस मंच पर थी तो मैंने वहाँ भी एक स्वल रचित कविता के चार लाइनें सुनाई थी। अब चूँकि आप मुझे, आपका मंच भी बहुत बड़ा मंच है, ये हमारे प्रदेश का लोकप्रिय मंच है, तो अब चूँकि आपने कहा है तो मैं एक ऐसा वाकया जोड़ते हुए बताऊंगी कि मेरी उपलब्धियों में मेरे पतिदेव का भी बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा, पर उनके भी माता पिता यानी मेरे सास ससुर, मेरे माता पिता तो जन्मदाता है, उनने तो सारा सिखाया है, पर मेरे सास ससुर का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अगर वो हमें उस समय इतना सहयोग नहीं देते तो मैं अपने बच्चों के साथ कैसे चार शादी के बाद मायके से 4 डिग्रियां लेके आई थी, 4 शादी के बाद मैंने बढ़ाई, कैसे मैं इतना सोशल सर्विस कर पाती, कैसे मैं इतने नवाचारों को समय निकाल पाती। तो मैं आपको जो गीत या कविता थोड़ा सा सुनाऊंगी। तो अभी 2021 में मेरी सासू माँ की डेथ हुई है और उस दौरान मैंने उनके लिए थोड़ा सा कुछ लिखा था। तो उनका जो व्यक्तित्व है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी, हमारी और जितने भी दर्शक आज देखेंगे, सभी की मम्मियाँ, अम्माएं ऐसी होती थी। तो मैं थोड़ा सा सुनाने की कोशिश करती हूँ जी। किस किस को सुनाऊं मैं बातें तुम्हारी, बहुत याद आती है अम्मा तुम्हारी। घर पर कभी कोई मेहमान आता तो अम्मा का दिल फूला ना समाता, तुरंत उठे के भजिए मंगोड़े बनाना, कड़ी भात रुच रुच कि उनको खिलाना। महकती थी गुजियाँ पपड़ियाँ वो सारी, बहुत याद आती है अम्मा तुम्हारी। एक लाइन और लूंगी। किसी की थी दादी, किसी की थी नानी, किसी की बुआ जी, अजब थी कहानी। थी रिश्तों की डोरी तुम्हारे ही दम से, कहाँ ढूंढे अम्मा नहीं होता हमसे। कि अब ये सहन ना हो दूरी तुम्हारी, बहुत याद आती है अम्मा तुम्हारी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। बहुत मेरी सासू माँ के लिए डेडिकेट है। आज मुझे बड़ा मंच मिला है तो मैंने अपने शब्द उन तक पहुँचाए हैं। बहुत ही सुंदर आपने कविता लिखी और बहुत ही सुंदर गा कर उसे प्रस्तुत किया। बहुत लंबी है। मैंने बस थोड़ी सी सुनाई आपको। तो मैं बस चलते चलते ये कहना चाह रही थी कि अब चूंकि आपकी सरकारी नौकरी है तो सेवानिवृत्ति भी होगी और हम चाहते हैं कि आप उसके बाद भी कुछ योजना अगर हो तो संक्षेप में बताएं, फिर हम अपने दर्शकों से अभी मेरा बिल्कुल जोश उत्साह ठंडा नहीं हुआ और रिटायरमेंट के बाद मैंने जो एक संकल्प मन में लिया है, मैं चाहूँगी कि सब तक मेरा आह्वान, मेरे करबद्ध प्रार्थना पहुँचे। मैं अपने बच्चों के लिए जो बच्चे मेरे पैदल स्कूल जाते हैं, मैं चाहती हूँ उनको खुली हवा हो, शुद्ध हवा हो, उनको गाड़ियों का शोर कम हो, खुली नालियाँ ना हो, सुरक्षित वातावरण में वो अपने विद्यालय जाएं, पढ़ें, एक अच्छी शिक्षा लेकर अपने घर लौटें, उनको पार्क हो, जगह हो। तो ऐसा मैं कोशिश करूंगी कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पर स्कूलें हैं और उसके आसपास अगर एनक्रोचमेंट है या सड़कों में नालियाँ उखड़ी हैं, बच्चों का जीवन सुरक्षित नहीं है, तो मैं भोपाल के ऐसे सारे एरियाज़ पर काम करना चाहूँगी जहाँ मेरे बच्चों को अच्छा वातावरण मिल सके। बहुत सुंदर। तो उषा जी, हम यही कहेंगे कि आपका जो ये सपना है, इस सपने में
और भी लोगों का सपना शामिल हो जाए, यही सपना दूसरों की आंखों तक पहुंचे और आपको साथ मिले, और सेवानिवृत्ति के बाद भी इसी जोश, इसी आस्था, इसी लगन के साथ आप जुटी रहें। आज आप हमारे बीच उपस्थित हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने आपकी मुलाकात करवाई डॉक्टर उषा खरे जी से। बहुत अच्छा लगा होगा आपको भी इनसे मिलकर, और हम चाहते हैं कि आप भी, देखिए हमारे देश में हज़ारों करोड़ों लोग हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं, 10 से 5 तक का काम बहुत से लोग करते हैं, लेकिन जब आप अपने काम के अंतर्निहित उद्देश्य को जान लेते हैं तो फिर आप लीक से हटकर काम करते हैं और फिर बात बन जाती है। तो हमें लगता है कि आप तक भी ये प्रेरणा पहुँचेगी। उम्मीद है हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब इजाज़त दें इस कार्यक्रम से। नमस्कार। नमस्कार।